नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों पर धाक जमाते चीन की, जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों की, एनएसए अजीत डोभाल की ईरान यात्रा की, एससीओ बैठक की और रूस यूक्रेन युद्ध की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं पड़ोसी देशों से संबंधित मुद्दों से। ऐसे में जबकि चीन भारत के पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव जमा रहा है, उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मालदीव यात्रा को किन संदर्भों में देखा जाना चाहिए? नीरज जी, थोड़ा सा हमें मालदीव की को समझने की जरूरत है कि मालदीव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जी, जैसा हम जानते हैं, मालदीव जुलाई 1965 में उसको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से, और मेरे ख्याल से 1973 के आसपास हमने भारत में उनके साथ संबंध अपने स्थापित किए थे, और जो चले आ रहे हैं काफ़ी। और हालांकि मालदीव्स कम लोग जानते हैं कि पूरा एक सुन्नी मुस्लिम स्टेट है जी, और मुस्लिम स्टेट ही उसको माना जाता है जी। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी जी, और इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि इंडियन ओशन में जी, जिस जगह पर मालदीव्स है जी, उधर से एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, खास करके इंडिया के लिए जी। और ये ऐसी जगह पर है मालदीव्स की लोकेशन, अगर आप देखें जी, कि ये गल्फ ऑफ एडम जो है जी, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जी, इनके बीच में है। एक तरह से टॉल गेट है जी, अगर देखा जाए तो जी। और हिंदुस्तान की तकरीबन 50% जो ट्रेड है जी, उसका रूट यही है, जो एरिया है जी। और उस 50% में भी, और ये ट्रेड रूट और एनर्जी भी उसी से ट्रांसपोर्ट होती है जी। और ये तकरीबन इस 50% में तकरीबन 80% तो एनर्जी है जी, जिस रूट से आती है जी। इसलिए भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एरिया। और इसमें आपको पता है कि अगर ये उस जगह पर है जहां पर मालदीव, वहां से उस इलाके को पूरा कंट्रोल किया जा सकता है जी। अब मालदीव से रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे थे हिंदुस्तान के जी। आपको पता ही है, हमेशा सिर्फ तकरीबन 2013 के आसपास जब आई थिंक अब्दुल कयूम की सरकार जब वहाँ सरकार बनी थी, राष्ट्रपति वो बने थे जी, तब रिलेशंस खराब इस वजह से हुए कि वो चीन की तरफ ज़्यादा झुकने लगे थे जी। और इतने झुकने लगे थे कि 2014 में शी जिनपिंग वहाँ विजिट किए थे मालदीव्स को जी। तो आप समझ लीजिए कि मतलब एक ही साल के अंतर में इतना ज़्यादा कुछ हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि मालदीव, चीन ने ही उनको आगे करके जिताया, और उसके बाद उन्होंने पहले एक साल के बाद ही विजिट की। और उसके बाद तकरीबन पहला जो मुझे याद है 3 नेवल शिप्स विजिट की थी मालदीव्स में, जो इतना जल्दी नहीं होता है जी जी। और मालदीव्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया चीन ने। अब आप ये समझिए कि मालदीव्स का टोटल जो GDP है जी, वो तकरीबन $540 करोड़ का है जी, जिसमें $340 करोड़ सिर्फ कर्ज है चीन का जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ था जी। खैर, अब बाकी चीज़ में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि चीन ने बहुत कुछ किया वहाँ पर जी, अपने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी उनकी विजिट्स होती रहीं। और ये भी है कि मालदीव्स की सबसे बड़ी जो इनकम है वहाँ पर, वो टूरिज़्म है। और 2020 तक का जो डाटा है वो कहता है, मतलब कोरोना से पहले का जी, कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ चीन से आ रहे थे, तकरीबन 2,80,000, जो बहुत होता है। हालांकि अभी कम हो गए, काफ़ी बाद में कम हो गए। और उसके बाद जब नई सरकार बनी, हिंदुस्तान का इंटरेस्ट तो रहा ही हमेशा जी। तो जैसे भी ये सरकार बनी, अभी इसमें जो है, इसने, क्योंकि ये पहले से हिंदुस्तान के साथ थी, भारत के साथ थे, लोग थे, और ये पहले से मतलब हमारी मीटिंग्स, मुलाकात होती रहती थी। और आपको पता है कि हम लोग यही नहीं, पहले भी 2004 में जब कैलेमिटी हुई थी, वहाँ हमने इनकी मदद की थी, 1998 में मदद की थी,
17 में जब ये 17-18 में जो कू हुआ था इनके यहाँ, 12 घंटे की इन्होंने मदद मांगी और विदिन 12 घंटे के अंदर हमारी स्पेशल फोर्सेस गई जी और प्रेसिडेंशियल पैलेस को सिक्योर किया और गवर्नमेंट बनी रही जी। उसके बाद से हमारे रिलेशंस इनके साथ अच्छे हुए और जो अभी अच्छे हो रहे हैं, चल रहे हैं उसके ऊपर जी। लेकिन जैसे मैंने बताया उनके पास अपना तो बहुत कुछ है नहीं जी। और शायद यही एक देश है दुनिया में जो कि तकरीबन मैक्सिमम जगह पर समुद्र तट से जो है उससे नीचे है जी, हाइट के उसमें, तो बड़ा खतरा होता है इनका कि कहीं अगर समुद्र का लेवल बढ़ गया तो इनको तो मुश्किल हो जाएगी जी। और ये डिपेंडेंट हैं बाहर के, बिकॉज अपना बहुत कुछ इनके पास है नहीं, ट्रेन इंडस्ट्री इतनी कुछ है नहीं जी। लेकिन फिर भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में करीब 25,000 भारतीय वहाँ रहते हैं जी। किसी न किसी चीज़ में भारत ने उनकी बहुत मदद की है, इंडस्ट्री में, हर एक चीज़ में जी। और आपको पता है इससे पहले प्रधानमंत्री भी गए थे और उन्होंने बल्कि $500 मिलियन की वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिसमें $100 मिलियन तो एड दिया था और $400 मिलियन का जो प्रोजेक्ट एज ए लोन दिया गया है और माले प्रोजेक्ट करके था जिसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी चीज़ों में था जी। तो अभी जो विजिट थी, इससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे जी, वो भी मेरे ख्याल से अप्रैल में ही गए थे वहाँ पर, और अभी हमारे रक्षा मंत्री गए हैं राजनाथ सिंह, और इससे पहले हमारे जो रक्षा सचिव थे, डिफेंस सेक्रेटरी, वो भी वहाँ गए थे जी। तो आदान प्रदान होता रहा है विजिट्स की, और ये बेस बना तभी गए हैं जी। और जाने का एम बेसिकली था कि इनकी सुरक्षा को मजबूती देना कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आपको पता ही है कि 2 वेसल इनको दी गई, एक पेट्रोलिंग वेसल है जी, जो लैंडिंग वेसल है, जो मेनली यूज होता है कि इन्फेंट्री है या सामान जो जाता है सी रूट से उसको शोर पर लैंड करने के लिए ये लैंडिंग वेसल इस्तेमाल होती है जी। और बाकी जो पेट्रोलिंग वेसल दी है जो कि बहुत एक तरह से मॉडर्न वेसल है, फास्ट वेसल है, जिसमें उसमें मशीन गन भी लगी हुई है, लाइट मशीन गन भी लगी हुई है। तो एरिया की पेट्रोलिंग और सुरक्षा के लिए जो कि बहुत ज़रूरत है इसको मालदीव्स को भी, 99% तो सिर्फ समुद्र से ही है, तो उसको चारों तरफ से कहीं भी खतरा हो सकता है, खास करके पायरेसी से, स्मगलिंग से, कई चीज़ें हैं जिसे उस पर असर डाल सकते हैं, और कू का आपने एक बार हो रखा है तो कहा नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उनकी मजबूती, रक्षा तंत्र की मजबूती जरूरी है। और इसी में वहाँ पर इसके अलावा उनकी एक कोस्ट गार्ड बेस भी इस्टेब्लिश हो रहा है, एकता नाम है उसका वहाँ पर, जो कि हिंदुस्तान उसको भारत बना रहा है। ट्रेनिंग उनके फोर्सेस को दी जा रही है, आपस में ट्रेनिंग आदान प्रदान हो रहा है। और बेसिकली जो एम दिया गया था उसमें यही था कि उनकी जो सिक्योरिटी, जो रक्षा की, सुरक्षा की जो ज़रूरतें हैं उनका आकलन करना और उनको उसमें सहायता देना, और उसके साथ उनको जो बाकी हैं, मतलब पायरेसी है, ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म है, ये भी जो चीज़ें हैं जिनसे वो अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके बारे में भी उनके साथ सहयोग करना। तो ये सारी चीज़ें मिला करके इसके लिए गए थे, और इतनी जो एक्सचेंज हुए हैं चीज़ें, उनसे काफ़ी ये फ़र्क पड़ा है। और नेचुरली एक मैसेज तो गया ही है चीन को जी, कि ये चीज़ जो है भारत अपनी चीज़ अपना वहाँ पर बेस बना रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि बेस बना रहा है हिंदुस्तान, बेस तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उनके साथ हम संबंध बना रहे हैं अपने हर एक तरह से जो हमें चाहिए, और हमारी मजबूती के लिए, उनकी मजबूती के लिए भी, पहले उनकी मजबूती और फिर हमारी मजबूती, दोनों चीज़ों के लिए ये बेस वहाँ बन रहा है। तो ये चीज़ें इससे पहले, मतलब इनको मदद हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा, उनका सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें कि हमने मदद की थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और हमारा एक जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है सागर, जो बेसिकली है कि हम जो है सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है देंगे रीजनल, जितने भी हमारे कंट्रीज हैं हमारे साथ के जो आसपास के हैं, तो वो प्रोजेक्ट में भी ये है ही है मालदीव साथ में, इनको साथ लेकर के चल रहे हैं। और इनको अभी मॉनेटरी काफ़ी मदद दी गई है, खास करके इसके लिए कि जो लोन्स हैं
उसके चंगुल से बाहर निकलें जी, उसका भी मदद दिया गया। अदरवाइज ये डिफॉल्ट हो जाते, पैसे दे नहीं पाते जी, क्योंकि मैंने बताया कि इनको 540 करोड़ 340 करोड़ लोन ही है, तो आप बताइए कैसे जी, चलाएंगे, कैसे जी, देंगे। जी, तो उसमें भी मदद दी गई और इकोनॉमी के लिए, इनके आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेड आगे बढ़ाने के लिए, जी, कल्चरल एक्सचेंजेस हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के आगे बढ़ाने के लिए इनसे बातचीत हुई है इनको। और इससे जो सबसे अच्छी जो बात हुई है कि 1 to 1, मतलब इतनी ज़्यादा विजिट्स हो गई, इतनी ज़्यादा आपस में सहयोग हो रहा है, तो इससे और मजबूती मिलेगी संबंधों को। और इससे कोई और देश, चाहे चीन है या कोई भी देश मैं कहूँगा, क्योंकि हर एक देश आज की तारीख में आप जानते हैं कि इंडियन ओशन में चाहता है अपना दबदबा कायम रखना, खास करके चीन। उसके बारे में हम पहले भी बात की है, आगे भी करेंगे इन डिटेल। बट इससे जरूर फर्क पड़ेगा, एक मैसेज तो वहाँ जाएगा। और हम जो है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं ट्रेड के और सिक्योरिटी के, उसको भी सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो एंड है, वेस्ट कोस्ट हमारा है और मालदीव्स के बीच में सिर्फ 300 नॉटिकल माइल है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई अगर वहाँ आ जाएगा तो हमें तो सिक्योरिटी के हिसाब से, हर एक चीज़ के हिसाब से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहल जारी रहेगी इसमें, क्योंकि मालदीव्स छोटा मोटा नहीं है, तकरीबन उसके पास 300 आइलैंड्स हैं छोटे मोटे, लेकिन मेन जो है आई थिंक 58-59 ही आइलैंड है जो कि बड़े हैं, जिनसे कि इनकी पॉपुलेशन है, बाकी चीज़ें चलती हैं। लेकिन बेसेज बनाने के लिए तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती हैं, कोई भी ग्रुप आ करके उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो इनडायरेक्टली अगर भारत की नज़र वहाँ रहेगी तो इससे भी उनको भी फ़र्क पड़ेगा और हमको भी उससे फ़ायदा होगा। ये भी मैं बता दूं कि चीन पहले वहाँ एक बेस बनाना जा रहा था सर्विलेंस के लिए, एम उसका ये था, जो कि इंडियन ओशन या उधर म्यांमार में कोको वगैरह के साथ कर रहा है, जिसकी हम बात बाद में कर सकते हैं। बट ये चीज़ रुक गई, ये बहुत बड़ी चीज़। अदरवाइज वहाँ से तो वो सब कुछ वो कर सकता था, हमारी सारी जानकारी जुटा सकता था जी। और मुझे उम्मीद है कि हम भी कुछ करके उधर के एरिया की जानकारी जुटा पाएंगे, जो हमारे लिए नहीं, मालदीव्स के लिए भी अच्छा होगा और रीजन के लोगों के लिए अच्छा होगा। जैसे कि मैंने बताया, जो ये सागर प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने रीजनल लोगों के लिए, कंट्रीज के लिए बना रखा है, तो हम तो डेटा का आदान प्रदान और जितनी सुरक्षा की जो जानकारियां हैं उसके आदान प्रदान के लिए एससीओ से लेकर G20 में भी भारत ने ही बोला है कि ये जानकारी आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है और मुझे उम्मीद है कि यह काफ़ी आगे बढ़ेगी, दोनों देशों को इससे आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल सर, थोड़ा जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिससे देश में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है। क्या आतंक से लड़ने की सरकार की नीति में कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है? नीरज जी देखिए, इसको अगर हम कुछ महीने पहले जाएं, 2 महीने पहले, तो तकरीबन कुछ था नहीं जी। बिल्कुल। और सबसे अगर टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया था, कश्मीर का था, जम्मू रीजन और ख़ास करके रजौरी पुंछ रीजन था पहले, ऐसा नहीं कि नहीं था जी। और मैं बताऊं आपको, मैं वहाँ 3 टेन्योर कर चुका हूँ और 3 मतलब जब वहाँ कुछ नहीं था, 1981-82 के टाइम का जी, 2005 से 2007 जबकि मिलिटेंसी वहाँ काफ़ी पीक शुरू हो गई थी जी, और 2007 से 9 जबकि वहाँ थोड़ा कम हो गया था। और मुझे हर एक सेक्शन से वहाँ मिला, हम लोग हर एक चीज़ देखें वहाँ, कर्फ्यूज़ भी देखे वहाँ, नाइट मूव बिल्कुल बंद कर दिया गया था 5-7 में जी। और टेररिस्ट मूवमेंट्स इतनी थी वहाँ पर जी, हमको पूरी खबर थी, हम लोग वहाँ एक्शन भी कर रहे थे जी। पीर पंजाल रेंजेस जो हैं, ये जो इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर हुआ, ये पहले भी इलाके ऐसे थे जिनके ऊपर काफ़ी नज़र रखने की ज़रूरत थी जी, क्योंकि यहाँ पर हरकत होती रहती थी। तो ये किया गया था उसमें। और जैसे मैंने कहा आपसे, मैं 95 to 97 था और जब तक 2007 में मैं दोबारा गया वहाँ, तो वहाँ काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था जी, जबकि कश्मीर में अभी भी चल रहा था और यहाँ ये बहुत कम था जी। तो यहाँ लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई। आप मतलब जो लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, विश्वास नहीं करेंगे कि कहाँ
रजौरी जैसी जगह में जी जहां पर कि मोटरसाइकिल का शोरूम नहीं था, वहां मारुति से लेकर के कारों के शोरूम खुल गए। जी वहां जैसे यहाँ पर बाइकर्स घूमते हैं, जी उस तरह से लोग मोटरसाइकिलें लेकर के आ जा रहे थे। जी रजौरी से जम्मू का पहले 4-5 घंटे लगते थे, अब 1.5-2 घंटे में आप रोड ऐसी बन गई है, पहुंच जा सकते जी। हैं, पूंछ तक जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर, और इस डेवलपमेंट का ही एक कारण था, स्कूल्स और कॉलेजेस इतने अच्छे बने जी, लोगों को रोजगार मिलने लगा। फौज ने भी इतनी ज़्यादा वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस और ये जैसे पंचायत घर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह वहाँ बनाए ऑपरेशन सद्भावना के अंडर। जी सड़कें बनाई फौज ने अपने, उससे हम लोगों ने अपने जो कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके विद इन रूल्स में जितना था, और उसके हिसाब से लोगों की मदद हुई। बट धीरे धीरे फिर बाद में हुआ कि स्थिति सामान्य हो गई। सरकार ने बोला कि फौज की जो प्रेजेंस है वहाँ कम करनी है जी, तो फौज की प्रेजेंस कम कर दी गई जी और नेचुरली बाकी सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया। जी, हालांकि ट्रेनिंग दी गई है सुरक्षा बलों को, लेकिन देखिए फिर भी फर्क तो है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो जिसमें फौज महारत हासिल कर चुकी है जी, और फौज ने इनको कंट्रोल किया। जी, वही की लोकेशंस हैं जहां पर कि पहले भी ये था कि यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, और वहीं पर ये चीज़ हो रही है। जी, मैक्सिमम जगहों पर आरोपी जो रोड ओपनिंग होती है जी, वो मेरे ख्याल से पर किलोमीटर देखा जाए तो वहाँ कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं रोड ओपनिंग करने के लिए। बिकॉज हर एक चीज़ आप अच्छी तरह चेक करते हैं जी, और आईडी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पता नहीं कर पाएँ। जी, जो हमारे पास आज की तारीख में जो इक्विपमेंट हैं जी, उससे आप मालूम कर सकते हैं। जी, स्निफर डॉग्स हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है, जी, और गाड़ियां हैं जो NTID हैं जी, जिनको लेके हमें चलना चाहिए। जी, तो अगर ये इस्तेमाल नहीं हुई तभी ये डिटेक्शन नहीं हुआ, जी, तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि ये चीज़ वहाँ पर हुई। जी, और कल वाले में तो और दुख की बात है कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के 5 जवान शहीद हुए, जी, और जो जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले 2 मिलिटेंट्स जो 4 हमारी एक गाड़ी पर हमला हुआ था, उसके बाद 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे। कल भी इन्होंने 2 को मारा, 1 को घेर रखा था जी, जहाँ पर कि ID ब्लास्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं चूक तो है सुरक्षा में, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, क्योंकि अगर जो ग्रुप्स हैं ये कर पा रहे हैं और अपने आप तो कर नहीं पा रहे हैं, जी, बाहर से मदद मिल रही है, तो पहली बात ये मदद जो रुकी हुई थी वो आई कैसे, जी, कहाँ से आ रही है, कौन है ये स्लीपर सेल्स जी, जो कि अब इस इलाके में उठ रहे हैं, जी, और इनकी मदद कौन कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टाइमिंग। जी, अब ये चीज़ हो रही है ऐसे टाइम पर, आप देखिए SCO की बैठक हो रही है हिंदुस्तान में, जी, और G20 दोनों, जी, और उस समय पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जी, तो इसका मतलब ये जानबूझ करके कराया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है, लेकिन अगर ये कराया जा रहा है तो मैं मानता हूं कि चूक जरूर है, बिना चूक के तो है नहीं। हम कहीं ना कहीं कोई चूक है हमारे सुरक्षा में, जी, जिसको हमें प्लग करना बहुत जरूरी है। और इन लोगों में जो लोग की जो ये स्लीपर सेल्स को सहायता कर रहे हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं, उनके मन में डर बैठाना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। जी, दूसरी बात, अगर एक क्रॉस द बॉर्डर से हो रहा है, जो कि नॉर्मली होता रहा है, जी, मैं नहीं कर रहा हूं कि ये हुआ ही है, जी, लेकिन होता रहा है, जी, और अगर ये जांच हो रही है, अगर ये है कि उधर से हो रहा है, तो हमें माकूल जवाब उधर भी देना होगा जी, कि अगर एक होगा तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बोला था, जी, अपने पहले टेनोर से पहले भी चुनाव में बोला था, अगर एक होगा तो हम 10 गुना उसका जवाब देंगे। जी, वो चीज जब तक जारी थी तब तक सब ठीक रहा, जी, शायद वो कम हुई, जी, जिसको कम नहीं करना चाहिए। जी, और जैसे आपने कहा कि सरकार से चूक, में सरकार से यही वो है कि जो अगर ऐसी चीज हो रही है तो हमें सुरक्षा बलों की प्रेजेंस वहां बढ़ानी पड़ेगी। जी, वहां हमें अपने पैर जो हैं वो ग्राउंड पर और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। जी, अगर 1 किलोमीटर में अगर 10 जवान हैं तो वहाँ हमें हो सकता है 20, 50, 100 भी करने पड़े। जी, और जिन इलाकों के ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं वहाँ करना चाहिए। और रक्षा मंत्री आज गए हैं, गए भी हैं, जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ विजिट से नहीं होगा, जी, कुछ एक्शन ग्राउंड पर हमें लेना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बाद ही ये चीज़ आएगी। जी, क्योंकि अगर
टेररिस्ट को ये पता रहेगा कि हाँ हम यहाँ कुछ करेंगे तो इसका बहुत बड़ा अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्रेजेंस वहाँ पर इतनी है जी कि हम इस चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इक्विपमेंट की कमी है कि कुछ जगहों पर, क्योंकि जिन जगहों पर ये हुआ है वो बहुत, जिसे हम थॉरोफेयर कहते हैं कि हमेशा इस्तेमाल करने वाली जगह नहीं है, वहाँ से कम इस्तेमाल करने वाली जगह हैं। लेकिन फिर भी अगर ये हैं, फौज इस्तेमाल करती है तो वहाँ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा की जांच होनी चाहिए। तो अगर उपकरणों की कमी है तो वो मंगाए जाने चाहिए और उनसे हमें इंश्योर करना चाहिए अब ये हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं जी। क्योंकि अब जो है नेचुरली हमारे देश के मतलब जितने भी नागरिक हैं, जितने सिटीजन्स हैं पूरे देश में, उनको यही बताया गया कि हम बहुत सुरक्षित हो गए हैं जी। 370 खत्म होने के बाद और सुरक्षा बढ़ गई है, कुछ नहीं हो रहा है। और फिर अगर होता है तो हर एक देशवासी ये सोचता है कि कहीं ना कहीं कि हमें कमी तो है और हमें चीजें गलत बताई जा रही हैं जी। बिल्कुल। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और इंश्योर किया जाए कि ये जितने जो लोग भी मददगार हैं पहले उनको, और उसके बाद जो करने वाले हैं उनको सख्त सख्त जो है जिस तरह भी सजा दी जा सके दी जाए। बिल्कुल। और पाकिस्तान को जैसा आपने कहा कि उसको लगातार जवाब मिलता रहता है तो वो सुधरा रहता है या अपनी हरकतें बिल्कुल कुछ थाम लेता है। बिल्कुल। सर थोड़ा सा हम और पड़ोस से थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं, चलते हैं ईरान की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ईरान यात्रा संपन्न हुई। यह यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए थी या फिर इसका कोई वैश्विक रणनीतिक महत्व भी था? नीरज जी, हमको एक तो राजनीतिक है, हमारा तो महत्व है ही है, बट वैश्विक महत्व जो आपने कहा वो बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि देखिए दो चीज़ें, रूस ईरान चीन, चीन ईरान यूएई, ईरान यूएई और सीरिया जी, ये अभी मिल रहे हैं जी। और मिल रहे हैं तो सारी डोर जो है चीन और रूस की तरफ जा रही है जी। और इजराइल और ईरान का आपस का जो है जी, जो कि थोड़ा उल्टी तरफ है। तो इसमें इस इलाके का महत्व बहुत बढ़ गया है जी। और हमारे इससे ईरान से और यूएई से संबंध तो पहले से अच्छे रहे हैं जी। हम बल्कि दोनों से लार्जेस्ट इंपोर्टर थे ऑयल के जी। लेकिन अमेरिका के जो सैंक्शंस थे उसकी वजह से ईरान से हमारा इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया जी। और हालांकि किसी टाइम पर और अभी भी ये हो रहा है कि हमारा रूपी और रियाल ट्रेड शुरू हो जाए जिससे हमें फ़ायदा होगा कि हम डॉलर में नहीं जाएंगे तो हमें कहीं किसी बैंकों का वो करना नहीं पड़ेगा, सैंक्शंस का हम बाईपास करके हम ये काम कर सकते हैं जी। रूस के साथ जैसे हमने किया है जी। अब तो हम लार्जेस्ट ऑयल उनसे इंपोर्टर हो गए हैं रूस से, बट वही बाईपास करके किया है। हालांकि रूस से रूपी और रूबल ट्रेड जो है अभी उतना चल नहीं पाया है क्योंकि रूस का ये था कि हम रुपए को करेंगे कहाँ रखेंगे, बट अभी बातचीत जारी है। बट यहाँ भी ये चीज़ है, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी वाली चीज़ जरूर जुड़ी हुई है। हमारा इंटरेस्ट कि अगर चीन वहाँ पर अपनी पैठ बढ़ा रहा है तो आखिर में हमारी अहमियत वहाँ क्या रह जाएगी, ये भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये विजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गई है। और देखिए मुलाकात वहाँ पर 3 लोगों से, ये हाईएस्ट लेवल पर हुई है इनकी, उनके प्रेसिडेंट से ईरान के जी। उसके बाद ये उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले हैं, ट्रेड मिनिस्टर से भी मिले हैं, और जो इनके जो सिक्योरिटी हैं उनको बेसिकली बोला जाता है सिक्योरिटी, वो सेक्रेटरी हैं इनके, जो एक वो है सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल काउंसिल जी, उनसे भी मिले हैं जी। तो तीनों से मिलना मतलब एक ही चीज़ नहीं है जी, कई चीज़ें इसमें थी। इससे पहले अगर आप देखें पिछला जो एससीओ समिट हुआ था वहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री इनके प्रेसिडेंट से मिले थे। ईरान जो है ऑलरेडी एससीओ में आ चुका है जी, दी जा चुकी है उसको। ईरान ने इसमें G20 को भी ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है जी। तो इस तरह ईरान भी अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाना
चाह रहा है। और देखा जाए तो उस इलाके में ईरान, यूएई और सीरिया, जी, नॉट सीरिया, सीरिया भी था, अभी तो थोड़ा कम हो गया, टर्की, ये लीडरशिप लेना चाहते हैं। रादर मैं कहूँगा चारों जो है अरब वर्ल्ड की लीडरशिप लेना चाहते हैं जी, तो इसलिए भी ईरान को और यूएई दोनों को जरूरत है सबकी। जी, तो इस माहौल में वहाँ जाना जरूरी था, देखने के लिए कि क्या माहौल बन रहा है, क्या हमारी क्या उसमें जो भारत का उसमें क्या रोल हो सकता है। जी, और आप देखिए 3-4 चीज़ें बोली गई वहाँ कि सॉरी ईरान ने, मैंने बोला G20 नहीं, ईरान ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई कर चुका है जी, पहले, तो एससीओ में ऑलरेडी आ चुका है ईरान, ब्रिक्स में भी आ जाएगा। तो इसके बाद जो इसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है आजकल, जी, खास करके इधर नाटो ग्रुप हो गया, यूरोप और नाटो और में देखा जाए तो वहाँ भी थोड़ी सी अभी दरार आ गई है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के उसमें, क्योंकि जिस एम से नाटो बना था वो एम तो अब तो अचीव हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन का था कि 1% ऑफ जीडीपी सिर्फ हम रखेंगे सिक्योरिटी के लिए, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, जैसे कि हम बाकी चीज़ों में लगाएंगे, और इसीलिए वो आगे बढ़ते चले गए थे। अब जो है सभी 2 से क्या 2.5-3% तक जाएंगे। आप सोच लीजिए कितना बड़ा उनको अभी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है सिक्योरिटी में, यूक्रेन की और रशिया वाली हालत देख करके। रशिया हम कुछ भी कहें कमजोर तो हो रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है जी। और ये चीन जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, दोनों चीन रशिया भी चल रहे हैं और ये देश भी चल रहे हैं जी। ईरान, यूएई और बाकी जो ये कुछ कंट्रीज हैं। तो ये जो है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें भारत की भूमिका दोनों के लिए बहुत जरूरी है जी। नाटो या मैं कहूँगा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के लिए भी जी, और ये जो बाकी देश हैं, चाहे अरब वर्ल्ड है, चाहे चीन और रूस हैं जी, वो भी हिंदुस्तान के, भारत के बिना नहीं रह सकते न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जी। उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत आज के देश में हर एक चीज, आज के जो परिप्रेक्ष्य है नए वर्ल्ड ऑर्डर में, हर एक तरह से पॉपुलेशन ले लीजिए जी, ट्रेड ले लीजिए और सिक्योरिटी ले लीजिए जी। अब मैं जब ट्रेड और सिक्योरिटी की बात करता हूं तो इसमें सब कुछ है। इसमें हमारी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है हर एक चीज़ में, आईटी से लेकर के किसी जो भी हम बाकी चीज़ें, एजुकेशन की फील्ड लेते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, तो हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों को दूसरे देशों को देने के लिए हम सबसे सस्ते में दे पाएंगे जी। अब हम बाकियों से बुलेट ट्रेन और बाकी चीज़ें ले रहे थे, आप सोचिए कितना हमने इंपोर्ट किया डिब्बे इसके, अपनी वंदे भारत के अलावा, उससे पहले भी आप ले लीजिए जो हमारे मेट्रो है जी। अब क्या हो रहा है, अब सब हमारे यहाँ बन रहा है जी, सारी चीजें। तो ये चीजें हम बाकियों को बहुत सस्ते में दे सकते हैं जी। राजनीतिक इंजन से लेके आप कुछ भी देख लीजिए जी। अगर ये सारी चीजें हम ये कर सकते हैं तो नेचुरली बाकी देश ये बैठे हुए देख रहे हैं जी। और उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं, बट कुछ समय बाद भारत जरूर जो है सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश बन जाएगा जी, बिल्कुल। तो उस माहौल को लेकर के देखा जाए तो ये ईरान भी समझता है, चीन भी समझता है, रूस भी समझता है, यूरोपियन यूनियन भी समझता है और अमेरिका भी समझता है जी। इसीलिए हर एक देश आज की तारीख में आप देखिए वो चाहते हैं कि भारत से हमारे संबंध बने रहें जी, और अच्छे बने रहें, अच्छे बने रहें। तो ये जो चीज तो ये तो है ही है। और इसके अलावा आपको बताऊं, इसमें मैंने कहा था रूपी रियाल ट्रेड की बात चल रही है, टेररिज्म वाली बात ये भी है जिसके बारे में बातचीत चल रही है कि कैसे होगा। और ये भी मान के चलना पड़ेगा कि ईरान पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान भी आपस में बॉर्डर हैं तो उनका आपस में है, ये भी बात वहाँ जरूर हुई है कि कैसे पाकिस्तान को हम कंट्रोल करें और कैसे अफगानिस्तान के साथ। हालांकि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ संबंध बने रहें, अच्छे बने जी, उसकी भी जरूर बात होगी। लेकिन पाकिस्तान को आपने देखा ही कि कंट्रोल करने की एससीओ में कितनी चीज़ें बोल दी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। तो ये है, ये जरूर ये भी बात हुई वहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इसमें
आप और चीजें अगर देखें तो एक चीज जो बड़ी अच्छी इसमें मुझे दो चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें उजागर करना चाहूंगा। एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन का स्पेशल बात हुई है तीनों जगह, मतलब जब इन्होंने प्रेसिडेंट से बात की तब भी, और सिक्योरिटी जो सुप्रीम काउंसिल से बात हुई, जो कि उनके एक तरह से रक्षा मंत्री कहे जाएं, वो देखते हैं। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत पुरानी चली आ रही है, वो थी एक हमने भारत ने इंडिया, ईरान और रशिया मिल करके एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 7,200 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड के लिए जी। और ये कॉरिडोर जो है चाबहार को इंक्लूड करके, और ये इंडियन ओशन, कैस्पियन सी और ये जो पर्शियन गल्फ है उसके थ्रू होकर के, और तीनों चीजें इसमें शामिल थी, लैंड, एयर और सी रूट्स, तीनों रूट शामिल करके। और ये हो रहा था कि ठीक है, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और रशिया तक ये जाएगा, जिससे कि ट्रेड जो है काफ़ी फर्क पड़ जाएगा इसकी वजह से। तो इसमें तकरीबन ये समझिए कि 13 कंट्रीज तकरीबन इन्वॉल्व हैं, बट मेन ईरान, भारत और रूस हैं जी। तो ये मिल करके बना रहे थे। इनके प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर बात हुई है, और ये चाबहार प्रोजेक्ट जो भारत ने वहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भारत के लिए है, भारत भी इस्तेमाल करेगा, जो अंडरस्टैंडिंग है। और चीन चूंकि वहाँ आ रहा है तो नेचुरली और इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई है। और चाबहार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए, कि वाया ईरान अफगानिस्तान से हम अपना ट्रेड जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ले जा सकते हैं जी। और ये प्रोजेक्ट बनने से तो ये एक बहुत मुख्य बिंदु है जिसकी जरूर बात हर उस पर हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने ऑलरेडी अपने वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया है हिंदुस्तान में एज ए स्पेशल एनवॉय जी। एक बहुत बड़ी चीज है, इसका मतलब उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया है भारत को स्पेशल एनवॉय लगा करके, भाई जितनी चीजें हम बात कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए जी। तो मुझे लग रहा है कि भारत भी अब जल्दी ही करेगा, एक स्पेशल एनवॉय जरूर वहाँ ईरान में के लिए करेगा। तो ये एक बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं जिसको हमें आगे लेके जाने की जरूरत है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारा बहुत है इसके लिए जी। और संबंधों की बात हुई है तो अभी एससीओ की मीटिंग में हमने देखा कि नमस्ते हुई है, हाथ नहीं मिलाया गया है। सर, जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक को किस रूप में देखते हैं आप? भारत चीन, भारत रूस के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठकें तो हो गई, मगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई, उल्टा पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी गई है। नीरज जी, आप हमारे इंडिपेंडेंस से 1947 से लेके कुछ साल पहले तक जाइए, जितनी बैठकें कहीं होती थी, चाहे पाकिस्तान के साथ चाहे कहीं और, हम जो है उसको स्ट्रेटेजिक मान करके और हाथ जोड़ करके और मुंह मुस्कुरा करके ही हम वो करते थे। भले पाकिस्तान हमारे पीछे कोई भी देश, जो भी मैं चाइना कहूँ या जिससे कहूँ, वो पीठ में छुरा भोगने वाली बात करते रहें। पहली बार है जो हम अभी देख रहे हैं 2-3 सालों में, चाहे यूरोपियन यूनियन है जी, चाहे अमेरिका है, वेस्ट है जी, और अभी ये जिनको की खरी खरी सुना दी गई है जी। खरी खरी जो आम जनता कह रही थी सुनाने के लिए, जो सरकार, जो पहले की सरकारें नहीं सुन रही थी जी, या सुन करके भी अनसुना हो रही थी जी। आप देखिए, पहली बात तो इन्विटेशन देना ही था, लेकिन भारत ने कभी ये नहीं कहा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जी। कभी नहीं वो किया कि पाकिस्तान से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएंगे ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। चीफ जस्टिस वाले कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं आया था, रक्षा मंत्री वाले में उनका कोई नहीं आया था, वीडियो से ही हुआ था जी। तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जी। लेकिन फर्क किसको पड़ा? पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो आए? क्योंकि जहां भी बिलावल भुट्टो गए, आप देखिए यूएस में जब गए थे तो उन्होंने क्या बोला वहां कि हमारी कश्मीर के ऊपर कोई अनसुनी हो रही है, बात कोई नहीं सुन रहा है जी। आपको याद है वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली थी। कहीं भी मतलब उनको लगा कि अब जो है वो हमारी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस क्या है, जब कोई समझेगा ही नहीं, कोई सुनेगा नहीं जी। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा मौका है कि हम कम से कम जाएं जी। ये सोच करके वो यहां पर आए, एंड जो बॉडी लैंग्वेज आपने कहा वो देख के ही पता लग गया कि कैसा वो आइए जाइए जगह पर। और उसके बाद देखिए जो चीज बोली गई बहुत खरी बोली गई जी, कि भाई टेररिज्म के जो परपेट्रेटर्स हैं या जो टेररिज्म को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको मददगार हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके साथ
जिसके ऊपर टेररिज्म हो रहा है, मतलब हम कैसे आमने सामने बैठ के बात करें जी, वो तभी हो सकती है जबकि कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स आए कि हमने ये खत्म कर दिया। जी, बोलते तो हमेशा रहे हैं, अब FATF के ग्रे लिस्ट में कितने साल रहे जी, और अभी भी पूरा नहीं हुआ कार्रवाई जी, चीज़ों पर। तो ये चीज़ जो बहुत सालों से होनी थी, दिखाई जानी चाहिए थी, वो बता दी गई उनको जी, कि ऐसे काम तो चलेगा नहीं, कि ये जो चीज़ हो रही है। जी, और दो जो हम अभी बात कर रहे थे जेन रजौरी सेक्टर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो अटैक्स हुए हैं, ऐसे तो हो नहीं सकते, जी, वो भी पता है। और ये जो कहते हैं पाकिस्तान की हमारे ऊपर हो रहा है, जो TTP है तालिबान, उनको तो इन्होंने ही तो पाला था ना, जी, सब कुछ इन्होंने ही दिया किया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो खुद ही हैं। अफेक्टेड है। पीड़ित कैसे हैं आप? जी, या तो आप सारे बंद करें तो वो बंद हो, जी, ऐसे तो होंगे नहीं। तो ये चीज लेकर के ये दोनों दो राहों पर तो ये खड़ा हो नहीं सकते। जी। और बहुत साफ और टका जवाब जिसे कहते हैं वो इनको हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पर दे दिया। जी। हालांकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने, जी, बिलावल भुट्टो ने, खास पाकिस्तानी मीडिया का, जी, और जहाँ पर इन्होंने बोला कि इसको डिप्लोमेटिक को नहीं लेना चाहिए, टेररिज्म को टूल नहीं बनाना जी, चाहिए जी, इसमें। और SCO में उन्होंने इनडायरेक्टली कश्मीर को भी लाने की कोशिश की जी, कि जबरदस्ती भावनाओं को कंट्रोल किया जा रहा है, जी, UN चार्टर के अगेंस्ट हो रहा है, जी, ये बातें। तो ये चीज़ें वो बता रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। जी, 370 गया हर जगह से, कोई कहीं कोई कुछ नहीं कह रहा है उसका। जी, हम तो वो कह रहे हैं। और देखिए क्या माकूल जवाब दिया है हमारे विदेश मंत्री ने कि हम तो इनसे ये सुनना चाहते हैं कि जो POK इनके पास है वो हमें कब वापस करना वो है। कब खाली करके देंगे? हाँ, इनडायरेक्टली ये कि वो भी हम खाली कराएंगे। कहने का मतलब तो यही जी, हुआ जी। कि अगर आप नहीं देंगे तो फिर हमें कराना पड़ेगा, जैसे जी। हमने अपना तो हमारा था, हमने कर लिया है। जी, तो ये जो चीजें हैं बहुत जरूरी था जी, बताना, बहुत जरूरी था इनको ये कहना कि देखिए दोनों चीजें नहीं चलेंगी। जी, पहले का जमाना खत्म हो गया कि आप छुरा भोगते थे फिर भी हम जो है मुस्कुरा करके आपका स्वागत करते थे, जी, वो चीज़ नहीं चलेगी। हाँ, तैयार हैं स्वागत करने के लिए अगर उस तरह का आप काम कीजिए। जी, तो ये बड़े इनको जवाब मिल चुका है हालांकि। और दोनों को आप चीन के साथ चीन के देखिए, साथ, हाँ जी, चीन को भी बड़ी अच्छी तरह जवाब दिया गया। जी, चीन के विदेश मंत्री ये कह रहे थे, क्विन गैंग जो है, किन जी। गैंग की भाई नॉर्मल जी, है जी, स्टेट वहां पर, जी। और आगे की हम आगे बात करेंगे। हमारा यहाँ बड़ा क्लियरली बोल दिया इन्होंने जी। कि नॉर्मल नहीं एब नॉर्मल है। जी, और जब तक कि LAC की और सिक्योरिटी सुरक्षा की बात नहीं होती, जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं उनके ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं चलते जी। हैं, तब तक आगे बढ़ की बात जो है कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, तो दोनों लोगों को खरी और ये दो टूक बात बता दी गई। जी, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जी, जो कि दुनिया ने भी देखा है, जी। क्योंकि बाकी जगह भी ये चीज़ें गई। हालांकि इन दोनों के देशों में तो प्रतिक्रिया बहुत नहीं आई, आएगी अभी, जी। लेकिन नेचुरली कुछ और होता तो प्रतिक्रिया जरूर आती। जी, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इनको बता दिया गया, जी। जिससे कि ये चीज़ें नहीं चलें। क्योंकि इन्होंने एक और पॉइंट ले आए थे, ये कहते हैं स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते जी, हैं, जी, और ये LAT और हक्कानी को नॉन स्टेट मानते हैं। जी। भाई आप ही के पास हैं वो, जी, आप ही के आदमी उसमें हैं, वो नॉन स्टेट कैसे हैं? जी, वो तो सारे स्टेट एक्टर्स हैं आपके। जी, तो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों आपके हैं। आप कहते हैं कि नहीं इनमें फर्क जी, है फर्क स्टेट और करो। नॉन जी, स्टेट में, जी, तो हैं आप ही के पास से। जी। तो ये जो चीजें हैं बड़ा क्लियरली इनको बता दिया गया था। और जो कश्मीर से मैंने बताया वो लाने के लिए वहाँ वाली चीज़ वो बहुत अच्छी उसमें बता दी गई। जी, और ये तो बड़ी अच्छी तरह बता दिया गया, ये भी बताना कि ये जो आए हैं बिलावल भुट्टो, वो पाकिस्तान की जगह टेररिस्ट के स्पोक्समैन बन के आए हैं, जी, उनकी जी। बात कर रहे हैं, जी। जो इन्होंने किया। जी। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि बेइज्जती कहीं हो नहीं सकती, सही बात है। कि ये जा करके अगर खुद सुधरें या कुछ करें इसके लिए। जी, और अंत में कहावत भी एक अंग्रेजी की, वो नींद से जागो और कॉफ़ी को हाँ बिल्कुल, हाँ, कि वो
तो वो चीज बता गई। और इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर माहौल क्या है जी, प्रो इंडिया माहौल वहां चल रहा है बिल्कुल इस समय। बिल्कुल। तो उस हालात में प्लस गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारे हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो पहले इतनी कम थी अब वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज है कि आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी कम हो गई है जी, क्योंकि अब आर्मी में भी वो जनरल्स आगे लगे हैं, आने लगे हैं ऊपर, जिनको कि इमरान खान ने ऊपर करना चाहते थे या किया था। तो माहौल जो है वहां का स्टेबल नहीं है। हालांकि भारत एक कह चुका है कि हम स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, अनस्टेबल नहीं चाहते हैं, लेकिन स्टेबल बनाना उन्हीं का काम है। हिंदुस्तान मदद कर सकता है भारत उसमें जी, लेकिन वो चीज इनको अगर समझ में आ जाएगी तो करेंगे तो फिर उनका फायदा होगा। जी बिल्कुल सर। एक विषय ऐसा है जिसमें सबको ये एक सवाल सबका रहता है कि भाई आखिर युद्ध कब खत्म होगा, रूस यूक्रेन युद्ध किस और आगे बढ़ रहा है। एक खबर आई अभी कि पुतिन को मारने का प्रयास हुआ, अब यूक्रेन को डर है कि कहीं तगड़ा पलटवार ना हो जाए। इस बीच एक खबर यह भी है कि यूक्रेन के कब्जाए क्षेत्रों में रूसी सेना परेशान होने लगी क्योंकि वहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। क्या लगता है आपको? और क्योंकि आर्म्स तो लगातार पहुँच रहे हैं यूक्रेन के पास। नीरज जी 437 दिन हो गए, आज 437वां दिन है इस युद्ध का जी। और मैंने आपको पहले भी यही बोला था जी। अमेरिका आज तक 111 जगहों पर इन्वॉल्व हुआ है, छोटे मोटे सब मिला करके जी। और जो जिनमें मिलिटरली इन्वॉल्व हुआ है वो कभी कहीं भी 2 साल से कम पर खत्म ही नहीं हुए हैं जी। और जहां भी खत्म हुए हैं अमेरिका को एब्रप्टली, मतलब मुंह की खा करके आना पड़ा है जी। कहीं देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान लेटेस्ट है हमारा 20 साल तक चला, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं चला जी। वहां से भी वापस आना पड़ा जी। इराक से गए तो वहां जनता उनके अगेंस्ट हो गई। आप मतलब किसी भी जगह देख लीजिए, पूरे उसमें कोरिया से लेकर क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाया कोरिया में। नॉर्थ साउथ कोरिया है और अभी भी लड़े जा रहे हैं आपस में। तो इन्होंने किया क्या, कहीं भी शांति की तो स्थापना की ही नहीं। चाहे सोमालिया ले, अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, कहीं ले लीजिए जहां इन्होंने इन्वॉल्व हुए, वियतनाम ले लीजिए, तो कहीं कुछ नहीं कर पाए जी। तो मैं यहां भी मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतनी जल्दी खत्म होगी जी। दूसरी चीज, ये जो कंट्रोल है, सबसे बड़ी चीज आप देखिए अभी हालत क्या है। जेलेंस्की 4 दिन से बाहर हैं जी, घर वापस नहीं आ रहे हैं जी। उनको अपनी जान की फिक्र पड़ी है, यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं है जी। क्योंकि मैं किसी और चैनल में यही बोल रहा था, क्योंकि कंट्रोल उनका ही नहीं है जी। पूरे जो युद्ध पर कंट्रोल तो अमेरिका और नाटो का है जी। और नाटो भी मैं कहूं तो अमेरिका का ही ज्यादा है जी। तो उसके कंट्रोल में जब चला गया है तो नेचुरली ये जेलेंस्की कुछ कर सकते नहीं जी। जो उनको बताया जा रहा है वो बोल रहे हैं जी। अभी आप देखिए उनका वो कल 2 घंटे 3 में तो हो चुके। अब वो कह रहे हैं कि हेलसिंकी, मतलब वहां जाके 3 कंट्री से पता नहीं कितनी मदद उनको मिल जाएगी जी। जब तक अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है क्या क्या दे रहे हैं जी। जो चीजें उनके पास आई उनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं जी। लेकिन हुआ क्या है, जो आप अभी बता रहे थे कि पुतिन के ऊपर, क्रेमलिन के ऊपर, हालांकि पुतिन के ऊपर ये पहला इनका नहीं है जी। मई 2022 में एक ड्रोन से अटैक हुआ था जिसमें बच गए थे जी। उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जून या जुलाई में इनके जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, दुगानी या कुछ नाम था उनका, अटैक हुआ था उनके ऊपर अटैक हुआ था। और जिस गाड़ी में वो चलने वाले थे उस गाड़ी में उनकी बेटी बैठ गई, उसमें ब्लास्ट हुआ, उनकी बेटी की डेथ हो गई। दूसरी गाड़ी में आए तो ये बच गए थे जी। और उसके बाद सितंबर में भी पुतिन की गाड़ी में बाएं वाला जो टायर था उनकी गाड़ी का वो ब्लास्ट हुआ था जी। जब वो जा रहे थे, उनकी जो एस्कॉर्ट व्हीकल थी आगे वाले के सामने एक एम्बुलेंस शायद आ गई थी और पीछे की गाड़ी कहीं स्टे हुई थी। तो ये सब पहले भी हुआ है और हुआ था, और 1-2 लोग मारे भी गए हैं वहां पर मॉस्को में। तो ये था कि ये हो रहा है। तो ये जो चीज हुई है पुतिन के मारने के लिए, कहां से हुई है, सबके ऊपर हो जा रहा है। अब रूस तो बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि अमेरिका ने किया है जी। जेलेंस्की ने, नेचुरली मदद तो उनकी हुई है। अमेरिका ने कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है, जेलेंस्की का हाथ नहीं है। तो खुद वो कह रहे हैं कि बीच के कुछ का होगा, तो बीच के मॉस्को और रशिया वाले भी करें तो कुछ न कुछ तो मदद बाहर से ही मिलेगी जी, उनके थ्रू होगा। और मैं आपको एक और याद दिलाऊं कि जब नॉर्डिक में ब्लास्ट हुआ था पाइपलाइन में, ये कहा गया था कि रूस ने खुद कराया है जी। और बाद में देखिए
कि आने लगी, और ये जो रिप्यूटेड वहाँ जर्नलिस्ट हर्ष जी शेमर, उन्होंने ही वो किया था कि लिखा था अपने लेख में कि ये पूरा काम अमेरिका ने कराया है जी। तो ये सब चीज़ें बाद में आ रही हैं। तो मतलब कोई चीज़ बिना अमेरिका या नाटो के मदद के तो यूक्रेन कर ही नहीं सकता, या उनके गो अहेड देने से। जी। दूसरी चीज अभी तक ये था कि नाटो और अमेरिका पूरा वो कर रहे थे कि रूस के अंदर युद्ध नहीं जाए, जिससे कि इनको इफेक्ट नहीं हो। जी। क्योंकि आप कुछ भी कहिए, कितना ताकतवर माना जाए अमेरिका को, लेकिन लोग उनके डरपोक हैं। जी। एक आप डर दिखाइएगा अगर न्यूक्लियर मिसाइल का, जी, तो वो डरे रहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं। और आप देखिए वहाँ आप ओपिनियन डिवाइडेड है आज की डेट में, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, इन्हीं का ओपिनियन डिवाइडेड है। जी। रिपब्लिकन्स खुद कह रहे हैं कि क्यों हम इतना पैसे वेस्ट कर रहे हैं। जी। और एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें था कि आज तक तकरीबन 120 बिलियन डॉलर की मदद दी जा चुकी है यूक्रेन को, हर एक चीज में। जी। इसमें रक्षा के अलावा हर एक चीज मिला करके। और 120 बिलियन डॉलर तो रूस का डिफेंस बजट भी नहीं है। जी। तो ये कहाँ गया सब? और आज की डेट में देखें आप, यूक्रेन तो पूरा तहस नहस हो गया है। जी। है क्या, बचा क्या है? जी। 4 करोड़ में से यूएन कहता है कि तकरीबन 1 करोड़ लोग तो बाहर रिफ्यूजी चले गए हैं। जी। और मैक्सिमम औरतें और बच्चे गई हैं। जी। क्योंकि यूक्रेन ने मना कर दिया था कि 18 साल के ऊपर और 60 साल के नीचे के लोग बाहर नहीं जाएंगे, कि उनकी जरूरत है देश में लड़ने के लिए। उसके लिए जी। उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जी। बुरी तरह, किसी को नहीं पता क्या है। जी। दूसरी चीज, जितने हथियार आए हैं इस्तेमाल उनका इन्होंने किया कहां पर? रूस के ठिकानों पर, जो कि इनके अंदर हैं। जी। यूक्रेन के अंदर ही है ना, जो रूस ने लिए हुए हैं। जी। तो बर्बादी हो कहां रही है? जी। और उसके बाद जो ये ड्रोन अटैक हुआ है, ये तो मतलब पुतिन एक तरह से तिलमिला गए हैं। जी। कि उन्होंने, आपने सुना कि पूरी चीज हो गई है कि जेलेंस्की को खत्म करना है। जी। बहुत ज्यादा रिटेलिएशन करना है। जी। और इनके तिलमिलाने से पूरे कई देश डर गए हैं। जी। कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। जी। कि अगर हम मदद दें या कुछ और करें, कि हमारे ऊपर। और सब न्यूक्लियर वाली चीज आप सबको पता है कि एक न्यूक्लियर आए, उसके बाद आप कितना भी डिस्ट्रॉय किसी को करते रहें, आपके ऊपर एक आ गया तो वो भाई बहुत काफी है। जी। तो ये चीज आए या नहीं आए, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं आए तो अच्छा है। जी। कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस को इन्होंने अपना ऑलरेडी, रूस ने अलर्ट कर दिया है। जी। ऑलरेडी ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैक सी में डिप्लॉयमेंट भी कर दिया अपने वेसल्स को, जहाँ से कि इनको फायर किया जा सकता है। बेलारूस में ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है उन्होंने। जी। वहाँ पर, और अंदर तो इनके है ही है। तो अगर इतना हो जाएगा, इसका मतलब कि चीज़ अब बढ़ रही है। जी। एस्केलेशन हो गया है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी हरकत अगर होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप, जैसे मैं कह रहा था कि अब कौन कंट्रोल कर रहा है यूक्रेन में रह करके? जेलेंस्की बाहर से कुछ भी कितना भी करें, इतना कंट्रोल हो नहीं सकता। अभी तो खुद परेशान है कि उनकी जर्मनी में जो उन्होंने जाना था, कैसे लीक हो गया। जी। वो कह रहे हैं जर्मनी ने लीक किया, जिसने भी किया कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, या जो भी है उनका। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि उनके हाथ में अब युद्ध नहीं रहा है। नहीं है। जी। और नहीं है, इसका मतलब जैसे मैंने कहा, अमेरिका के हाथ में है, तो ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और जहां तक मेरी वो है कि चूंकि अगले साल अमेरिका में इलेक्शन होने हैं, जी, तब तक ये चलता रहेगा। जी। क्योंकि आप देखिए कितने मीडिएशन हुए, टर्की ने किया। जी। पहले, अब वो 2-3 मीटिंग्स हुई फॉरेन मिनिस्टर की, दोनों की, वहां जाके नहीं कुछ हुआ, अचीव नहीं हुआ वहां पर। भारत से भी बोला गया। जी। लेकिन भारत ने बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, देख करके सिचुएशन क्या है। चीन ने भी काफी कुछ बोला, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं, ठोस कुछ नहीं आया कि करना चाहेंगे क्या है। और हथियार वहां से आते जा रहे हैं। जी। नाटो से, बाकी कंट्रीज से। और रूस का यह कहना है कि जो भी हथियार आएगा, अगर हमारे जमीन पर इस्तेमाल हुआ तो हम ये लेंगे कि वो जिस देश से भी आया है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है सीधा। जी। तो ये भी वो डर रहे हैं। जी। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के नुकसान देखा जाए हद से हद, तो ये सिर्फ यूक्रेन और वहां की जनता का हो रहा है। बिल्कुल। 4 करोड़ में से 1 करोड़ बाहर चली गई, करीब जो न्यूज में नहीं आया है
उसके मुताबिक 50-60 हज़ार लोग मर चुके हैं, जी। सिविलियन और फौजी मिला करके। 50-60 हज़ार तो कहा जा रहा है जो जी। उसमें है, लेकिन वो लाखों में ही वो होगा। जी। और इन इलाकों में सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। जी। अब देखिए, पहले क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर था डिस्ट्रॉय करने का रूस का। जी। अब पिछले कुछ दिनों में वो बदल करके वो आ गया है ऑयल, मतलब जो रिजर्व्स जी। हैं, ऑयल डिपोज, एम्यूनिशन, हेडक्वार्टर्स, उनके ऊपर आ गया है। जी। बात यहाँ तक रूस में अभी चल रही है, जो प्रो वॉर वाले हैं, कि जितने इनके एम्बेसीज हैं, जितने कीव के हेडक्वार्टर्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कीजिए। जी। तो ये अगर शुरू हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी, जिसको कि रोकना जरूरी है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इसमें अभी न्यूज़ आ रही थी कि बखमूत में जो इनकी उसकी सेना है, लगभग 80% के ऊपर तो कंट्रोल कर ही चुके हैं वो, 15-20% रह गया है। और वहाँ आ रहा है कि जो अम्यूनिशन की कमी दिखा रहा है, वो क्या नाम है इनका, जो रूस के साथ जो मतलब एक मेरे हिसाब से एक नैरेटिव बनाई जा रही है जी। कि ये अम्यूनिशन की कमी दिखा के बोला जाए कि कम है और यूक्रेन आगे आए और उनको जो है घेर करके खत्म किया जाए। जी, जी। ये नैरेटिव्स अपनी हर जगह बन रही हैं जी। और ड्रोन्स कमजोरी इनकी मैं मानूंगा कि एक ड्रोन कैसे पहुंच गया क्रेमलिन तक, जबकि यूक्रेन से क्रेमलिन 862 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूरी ये चीज पहुंच जाना ये समझ में नहीं आता। हालांकि ड्रोन ऐसी चीज है कि आप छोटे ड्रोन को आप लेके असेंबल कर सकते हैं। ये जो ड्रोन वहां गया था उसमें एक्सप्लोजिव नहीं था, खाली बाकी चीजें थी, एक्सप्लोजिव नहीं था कि इतना ज्यादा कि वो डिटेक्ट होता कुछ होता। तो ये छोटा ड्रोन था, आप असेंबल करके भी आप कर सकते हैं। बट वेरी फैक्ट कि इतना हाई सिक्योरिटी जोन है क्रेमलिन, सबसे ज्यादा सिक्योर है, इतने एयर डिफेंस मेजर्स उन्होंने लिए हैं वहां पर, और फिर भी ये हो जाए। जबकि और वहां पर ड्रोन्स उड़ाना ऑलरेडी बंद था, मना था। हालांकि पहले किसी टाइम में 200-250 ड्रोन्स नॉर्मल वहां घूमते रहते थे मॉस्को में, लेकिन ये हो जाना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है उनके अंदर। जैसे चीन ने इतना बड़ा ड्रोन भेज करके वो कर लिया था कि नहीं, हम तो पहुंच सकते हैं वहां तक, मिसाइल साइट तक। हो सकता है एक ये भी है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये भी चीज देखी गई हो। और इन्होंने खैर दोबारा लिया ही है, अपना सिक्योरिटी मेजर्स लिया है। तीसरी चीज है कि अभी 9 को इनका विक्ट्री डे परेड मनाते हैं रशिया, उसके ऊपर भी हो सकता है असर डालने वाली बात हो रही है। और तीसरी बात जो आपने कही कि जो रूसी फौजें जा रही हैं इन इलाकों में और उनको बुनियादी सुविधाओं की कमी हो, तो होनी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप बखमूत लीजिए, 70,000 की पॉपुलेशन थी लड़ाई से पहले, आज वहाँ मुश्किल से 3-4 हज़ार लोग बचे हैं। तो बुनियादी सुविधाएं तो सारी वहाँ है नहीं और मिल भी नहीं रही हैं। दूसरी चीज, सप्लाई लाइंस जो है में सबसे ज्यादा कमजोर साबित हुआ है रूस, राइट फ्रॉम डे वन। कीव के नजदीक 60 किलोमीटर दूर नजदीक ले जाकर के फौज वापस आना पड़ा, याद है आपको पिछले साल। इसी वजह से कि इनकी लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी कमी है। और मुख्य चीज ये है कि उनकी लॉजिस्टिक्स जो है रेल बेस्ड है। उनकी एक बटालियंस भी हैं जो रेलवे लाइन साथ में बनाती जाती हैं और रेल बेस्ड ही चलती है सबसे ज्यादा। गाड़ियां उनके पास इतनी नहीं हुए हैं जैसे हमारी व्हीकल बेस्ड हैं। मुख्य कई जगहों पर हम इंडिपेंडेंट हैं कि हाँ, अपना कुछ दिनों के लिए हम अपना चला सकते हैं, गाड़ियों से ही चलेंगे, मैन पावर से एरियल लेकर के चल सकते हैं। उनका जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स नहीं थी, ये बहुत बड़ी कमजोरी उनकी थी। तो वो चीज़ कमी थी। दूसरी कमी कि जहाँ जहाँ ये गए वहाँ इन्होंने सिक्योर नहीं किया जगह, तो सोचते गए कि ये तो हमारा हो गया, आगे निकल जाएंगे। तो ये भी कमी थी जो सुधार रहे हो अपना, बाद में पीछे हट करके उन्होंने डिफेंसेस बनाई, इसीलिए अब उनके अंदर कोई आ नहीं पा रहा है। लेकिन 3 जगह इन्होंने पूरे अटैक ज्यादा किए, खेरसोन, खार्किव, ओडिशा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जहां ओडिशा पर अगर रूस पहुंच गया तो आप सोचिए यूक्रेन पूरा ही कट जाएगा, क्योंकि वही एक पोर्ट बचा हुआ है जहां से कि इनकी सारी अभी ग्रेन एक्सपोर्ट सारी चीजें हो रही हैं। वो पोर्ट अगर गया तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं यूक्रेन को, जिसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, वो हो जाएगा। तो वो उसके लिए अभी भी जरूरी है। इसकी बात भी चल रही थी, इनकी मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला ग्रेन एक्सपोर्ट्स वाला।
और जहां खार्किव है, खार्किव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल एरिया, डिफेंस इंडस्ट्रियल एरिया है। इनके डिफेंस स्टेब्लिशमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन के। वहाँ पर T-90 से लेकर के टैंक्स प्लस एयरक्राफ्ट के कई चीज़ें वहाँ पर बनती हैं जी। आपको पता है कि ये पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही थी कि ये शेल 155 मिलीमीटर के जा रहे थे वहाँ यूक्रेन में जी। अमेरिकन फ्लैग लगा करके उस शिप पर जी। और उसके बदले में उनको जो मी सीरीज के हेलीकॉप्टर हैं उसके स्पेयर पार्ट्स देने का वादा किया था यूक्रेन ने कि पाकिस्तान को हम देंगे। तो ये भी चीज़ें चल रही थी। तो मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल हब, मिलिट्री इंडस्ट्रियल हब बहुत है खार्किव का, और वहाँ पर और वो चीज़ें अगर कब्जा हो गई तो फिर यूक्रेन का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जी। तो इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। बाखमुत हम जानते ही हैं कि बाखमुत को क्रीमिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये है। और अब जो है मुझे लग रहा है कि रशिया अगर कुछ रख के बैठा है तो ऑल आउट जाएगा जी इस अपने, और ज़्यादा डैमेज डालेगा वहाँ। लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि ये यूक्रेन से बाहर नहीं जाए ये युद्ध। अगर बाहर गया तो ये बहुत बड़ी तबाही दुनिया के लिए होगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो दो देशों के बीच का युद्ध है ये विश्व युद्ध में ना तब्दील हो, इसके लिए पूरी दुनिया भी दुआ कर रही है। और आज ने बड़ी विस्तार से रूस यूक्रेन युद्ध का जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर हमारे पाठकों दर्शकों के समक्ष जानकारी उनको प्रदान करी। और ख़ास तौर पर एससीओ समिट को लेकर आपका जो अपना एक विश्लेषण है वो भी आपने इस कार्यक्रम में रखा। एनएसए अजीत डोभाल की ईरान यात्रा का रणनीतिक महत्व आपने समझाया, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में क्यों आतंकवादी इस समय सर उठा रहे हैं, क्या रणनीति है उनकी, और भारत को किस तरीके से पाकिस्तान को एक बार फिर से जवाब देना चाहिए। आपने इसकी ज़रूरत भी रेखांकित की इस कार्यक्रम में। और हमारा जो पड़ोसी देश है मालदीव, उसके साथ चीन के संबंधों को देखते हुए भारत क्या कर रहा है ये भी आपने विस्तार से बताया। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके कई सारे प्रश्नों के आज जवाब मिले होंगे। सर, इस कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।